Hello and welcome to Learning with CS and Tinkani, and in our CA Foundation series, this is our lecture number 21 and this is going to be the last lecture for the Companies Act. Let's get started and please don't forget to subscribe my channel to stay updated with every single video that I make. So हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जस्ट इसके बारे में बेसिक्स हमने पढ़ा था। अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के अंदर दो इंपॉर्टेंट चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आपके क्वेश्चन का आंसर अगर व्हाट है, मतलब अगर आपके आंसर का क्वेश्चन व्हाट है, हु है, तो आपको यहाँ पर किसको रेफर करना होगा? यू आर गोइंग टू रेफर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो बेसिकली व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? इट्स अगेन अ डॉक्यूमेंट जो बेसिकली क्या करेगा, कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बताएगा एंड प्रिसाइसली ये 6 चीजों के बारे में डिस्कस करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें सिर्फ 6 चीजें होंगी और वो 6 चीजें जो रहती है वो आपका बन जाता है 6 क्लॉजेस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये 6 क्लॉजेस यहाँ पे क्या है? दैट इज द नेम क्लॉज। तो मैंने आपको जैसे बताया था व्हाट और हु का आंसर आपको मेमोरेंडम देगा। तो आप ये देखिए नेम क्लॉज, सबसे पहले नेम क्लॉज, तो कोई भी कंपनी का नाम क्या है आपको कहाँ पता चलेगा? इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फर्स्ट क्लॉज वुड बी द नेम क्लॉज। देन यू विल हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। नाउ व्हाट इज द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज? कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। तो ध्यान रखना इसका एड्रेस नहीं जाता, इसका सिर्फ स्टेट जाता है। इट ओनली प्रोवाइड्स द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। देन यू हैव द ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है बिकॉज ये बताएगा कि कंपनी का दायरा क्या है, कंपनी in what framework the company is going to work. So ऑब्जेक्ट क्लॉज बेसिकली ये बता देगा वो सारे बिजनेसेस जो एक कंपनी यहाँ पे कर सकता है। तो जो भी बिजनेसेस इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है, कंपनी कैन डू ऑल दैट। कोई चीज अगर इसमें नहीं लिखा तो कंपनी कैन नॉट डू दैट। जैसे अगर आप देखो किसी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, तो वो गाड़ी व्हीकल्स ये सब कुछ बना सकते हैं। बट कल को वो बोले कि नहीं चलो अचानक से सैनिटाइजर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हम सैनिटाइजर भी बनाना चाहते हैं, तो दे विल नॉट बी अलाउड टू डू दिस। और अगर ये करते हैं तो फिर वो वॉइड एब इनिशियो होगा, ठीक है। और इसको हम एक और टर्म से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। तो अल्ट्रा वायर्स अभी आगे एक अपने पास कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसके साथ आप इसको कनेक्ट रखना कि अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड कुछ काम कर रहे हो तो दैट पर्टिकुलर एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स। देन यू हैव द लाइबिलिटी क्लॉज। नाउ ऑफ कोर्स इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स तो आपका लाइबिलिटी कितना रहेगा? लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट। फिर आपके पास आ जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो वहां पर आपका कितना गारंटी है वो आप दोगे। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ही शेयर होल्डर कमिट कर रहा है, मेंबर कमिट कर रहा है कि वो कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ ये पैसे मंगवाएगा, ये जो भी अमाउंट है ये मंगवाया जाएगा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। ऑफ कोर्स कंपनी अगर बंद होने वाला हो और अगर कोई कॉल नहीं किया गया और कंपनी को लाइबिलिटीज को पे करने के लिए पैसे मंगवाने की जरूरत है तो ये पेमेंट मंगवाया जा सकता है। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो उसमें पैसा कब मंगवाया जाता है? ओनली ऑन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप। तो कंपनी अगर बंद हो रही है तो यहाँ पर आपसे पैसे मंगवाए जाएंगे। तो ये एक आप डिफरेंस देख लेना। फिर आपके पास आता है कैपिटल क्लॉज जिसमें मेंशन होता है ऑथराइज्ड कैपिटल which is again divided into the number of shares and the amount of those shares which is also called as the face value. फिर आता है एसोसिएशन क्लॉज जिसको सब्सक्राइबर क्लॉज भी बोलते हैं, जिसमें जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो यहाँ पर साइन करेंगे। अब इसमें कितने सब्सक्राइबर्स होंगे आप देखो, प्राइवेट कंपनी है तो 2 सब्सक्राइबर कम से कम, और पब्लिक कंपनी तो मिनिमम 7 सब्सक्राइबर। ये 7 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना होगा और यहाँ पर फिर उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन और फिर एक विटनेस के थ्रू भी यहाँ पर सिग्नेचर किया जाता है। अगर एक ओपीसी है तो वहां पर एक 7th क्लॉज भी आपको मिलेगा जिसको हम बोलते हैं नॉमिनी क्लॉज। और नॉमिनी क्लॉज बेसिकली ये बताता है कि अगर कंपनी, ये जो 1 पर्सन कंपनी का 1 पर्सन है, अगर इसको कुछ हो जाए तो फिर यहाँ पे इसकी जगह कौन बिजनेस को हैंडल करेगा, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो इसमें जो ये पॉइंट है ये एक और आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि कंपनी के अंदर जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वर्क्स लाइक एन अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड देयर सब्सक्राइबर्स। आप ये ध्यान रखो जी, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, दिस वर्क्स लाइक एन अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स सब्सक्राइबर्स,
ठीक है। और इसके बाद में नॉट जस्ट सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर के बाद भी अगर कोई शेयर खरीदता है, तो सपोज करो कंपनी ए और बी ने मिलकर बनाया था, फिर ए ने अपने शेयर्स लेट्स से एक्स को बेच दिए, बी ने अपने शेयर्स जेड को बेच दिए, तो ये अग्रीमेंट किसके बीच में एनफोर्सिएबल होगा? कंपनी और एक्स और वाई के बीच में। तो ये इस तरह से रहता है कि किसी और को भी शेयर्स अगर ट्रांसफर हुए तो उनके बीच में भी ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल रहेगा। एक्स और वाई ये नहीं बोल सकते कि अच्छा देखो ये जो अग्रीमेंट था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, ये किसने साइन किया? ए और बी ने, तो मेरे को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप शेयर्स को ट्रांसफर करते हो, द मोमेंट यू परचेज द शेयर्स, आप इस अग्रीमेंट को सब्सक्राइब कर रहे हो। फिर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, विच मीन्स कोई भी इंसान अगर कंपनी के अंदर किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट उसको मेमोरेंडम के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है, उसको पूरा आइडिया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या कंटेंट है, क्या लिखा हुआ है। तो ताकि कल को अगर कोई भी ऐसा शेयर होल्डर या कोई भी ऐसा फॉरगेट शेयर होल्डर, कोई भी आउटसाइडर भी कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करे और बाद में पता चले कि वो ट्रांजैक्शन तो अल्ट्रा वायर्स था, वो ट्रांजैक्शन तो वॉइड था, क्यों? क्योंकि वो मेमोरेंडम के बियॉन्ड था, पावर जो मेमोरेंडम में पावर दिया गया उसके बियॉन्ड था। तो वो ये नहीं बोल सकता मुझे क्या पता, मैंने तो कंपनी के साथ गुड फेथ में काम किया था। वाई? बिकॉज यहाँ पर एक प्रिजम्पशन कंपनीज एक्ट के अंदर डाला हुआ है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो जो भी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ रखा होगा, राइट? फिर यहाँ पर आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, जो मैंने आपको बताया, ये उसी के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर सब दो चीजें हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में। एक तो ये कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है वो बियॉन्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, तो फिर वो क्या है? वो हो जाता है वॉइड एब इनिशो। आप एग्जाम में क्या वॉइड एब इनिशो लिखोगे? नहीं, आप एग्जाम में लिखोगे अल्ट्रा वायर्स। दिस इज अल्ट्रा वायर्स। एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट कंपनी को बाउंड नहीं करता, ठीक है। इसके लिए कंपनी, ना तो कंपनी के पास कोई रेमेडी है, ना आउटसाइडर के पास कोई रेमेडी है कंपनी के लिए। ये ट्रांजैक्शन का कुछ भी नहीं हो सकता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स आपको यहाँ पर सिंपल चेक करना है दैट द इम्पैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज दैट अ कंपनी कैन नाइदर बी sued ऑन अ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन नॉर इट कैन sue इट। तो सिंपल सा पॉइंट है, ना तो कंपनी पे कोई केस फाइल करेगा और ना कंपनी केस फाइल कर सकती है अगर कंपनी ने कोई अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन में एंटर किया। आउटसाइडर भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पब्लिक डॉक्यूमेंट माना गया है, तो इसलिए यहाँ पर इट इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। तो जो भी इंसान यहाँ पे कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, इट इज डीम्ड दैट द पर्सन नोज अबाउट द पावर ऑफ द कंपनी। और इसके बाद भी अगर आप उस ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करते हो तो ये आपकी गलती है, एक तरीके से कैवियर टेम्पटर जैसा प्रोविजन यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये वाला केस है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। अब इस वाले केस के अंदर भी यही हुआ था कि रिची ने कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया। अब वो ट्रांजैक्शन जो था वो बेसिकली कंपनी ने रिची के साथ एक अग्रीमेंट किया और वो अग्रीमेंट अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन था, तो कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। जब कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया तो रिची ने केस फाइल किया कंपनी के अगेंस्ट कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कैसे कर सकते हो, ये तो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया एंड इट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर जब ये केस कोर्ट में गया 1875 में, तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि नहीं, ये जो ट्रांजैक्शन था ये ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायर्स था। अब अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन है तो रिची आप कंपनी के अगेंस्ट में कोई ट्रांजैक्शन, मतलब इट इज बेसिकली वॉइड, आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं होगा। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था? तो ये देखो, ये कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेन ऑब्जेक्ट्स में ये था कि कंपनी is going to make, sell, lend, and hire railway carriage and wagons, right? To carry on the business of mechanical engineer and general contractor, to purchase, lease, sell, and work on mine, and to purchase, sell as agent, coal, timber, metals। तो ये सारा काम था। अब कंपनी ने पैसे दे दिए, कंपनी ने हैड प्रोवाइडेड फाइनेंसेस टू रिची ताकि वो क्या करे कि रेलवे ट्रैक्स को ले डाउन करे, राइट? तो ये देखो, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिची फॉर फाइनेंसिंग। अब आप देखो, फाइनेंस करना एक ऑल टुगेदर अलग से बिजनेस है। अब आप देखो यहाँ पर इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फाइनेंसिंग वाज नॉट द business, and therefore this particular transaction was considered as ultra wires। तो सिंपल पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये देखिए, an ultra wires transact contract can never be made binding on the company, it can never become intra wires
बाय रीजन ऑफ एस्टोपल, एक्वेंस, लैप्स ऑफ टाइम, डिले और रैटिफिकेशन। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर देखा था कि कितनी बार रैटिफिकेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं इस तरह से बिहेव करूं कि मैं गुड्स का ओनर हूं, और अगर मैं गुड्स का ओनर नहीं हूं बट फिर भी मैं इस तरह से प्रिज्यूम करता हूं कि मैं गुड्स का ओनर हूं और कोई थर्ड पर्सन उस गुड्स को बेच देता है, तो वो एस्टोपल की तरह वर्क करेगा, राइट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। कंपनीज एक्ट के अंदर इसके लिए एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। तो सिंपल सा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट अगर हो गया तो वो वॉइड एब इनिशियो है, उसको कोई भी रेटिफाई नहीं कर सकता। इवन ऑल द शेयर होल्डर्स, सारे के सारे शेयर होल्डर्स अगर अग्री कर जाते हैं तो भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, an act which is ultra vires the company cannot ratify even if unanimous consent of all the shareholders are received। unanimous मतलब 100% आपको सारे के सारे कंसेंट मिल जाते हैं तो भी नहीं, बिकॉज वो नल एंड वॉइड होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब अगर आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को देखो तो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपके क्वेश्चन को करता है, दिस हाउ वाले क्वेश्चन को आंसर करता है। तो ये बेसिकली कंपनी का क्या हो गया, रूल बुक। ये हो गया आपके कंपनी का रूल बुक, जिसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि कंपनी में कोई भी काम कैसे होगा, क्या रहेगा, एवरीथिंग विल बी रिटन इन द रूल बुक। कि कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो कैसे होगा, क्या करना है, हाउ अ पर्टिकुलर थिंग वुड बी डन, दिस विल बी गिवन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये कंपनी के जो आपस में जो रूल्स होते हैं उनको ये डिटरमाइन करता है। तो आप यहाँ पे सिंपली चेक करो, इट डिफाइंस द ड्यूटीज, राइट्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी एज बिटवीन देमसेल्व्स एंड द कंपनी। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अगर आप देखो तो यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं, जैसे कि इट कंटेन्स द रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, हाउ अ पर्टिकुलर थिंग वुड बी डन। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो, आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बाकी चीजों को भी इंक्लूड कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो कंटेन द प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट। अब एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन क्या होता है कि आपने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक ऐसे प्रोविजन को डाल दिया जहां पर आपने बोला कि कुछ जगह जो परमिशन लेना होगा वो ज्यादा लोगों से आपको परमिशन लेना होगा। अब परमिशन से मेरा क्या मतलब है, देखो कंपनी में कोई भी डिसीजन अगर लेना होता है तो वो डिसीजन दो लेवल्स पे आते हैं। एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल पे और एक होता है शेयर होल्डर्स के लेवल पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल पे जो भी डिसीजंस होते हैं उनको हम बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होगा, उस मीटिंग के अंदर ये रेजोल्यूशन पास करेंगे। इसी तरह से शेयर होल्डर्स के लिए भी आप एक मीटिंग करवाते हो जिसको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। हालांकि बिना जनरल मीटिंग के भी डिसीजंस लिया जाता है, बट एज ऑफ नाउ आप ये समझो शेयर होल्डर्स का अपना एक मीटिंग होता है और वहां पर भी ये डिसीजन लेते हैं। लेकिन इनके डिसीजन को पास करने के लिए दो तरीके का रेजोल्यूशन होता है। जैसे यहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन है, यहाँ पर दो तरीके का रेजोल्यूशन है, वन इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अनदर इज स्पेशल रेजोल्यूशन। अब कुछ चीजें हैं जिनके लिए कंपनीज एक्ट बोलता है आपको सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, और कुछ चीजें हैं जिसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। कौन सी वो चीजें हैं वो कंपनीज एक्ट बताता है। तो इसमें कई बार इस तरह से मिथ बना लेते हैं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए एसआर और जो कम इंपॉर्टेंट है उसके लिए ओआर। ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनीज एक्ट बता देता है किसके लिए ओआर पास करना है और किसके लिए एसआर। अब ओआर एसआर क्या में डिफरेंस क्या है, यहां पर आपको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। यहां पर आपको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, मतलब मोर देन 50%। मोर देन 50% अगर अग्री कर जाते हैं तो आप बोलोगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास, मतलब वो डिसीजन कंपनी ने ले लिया। स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको 3/4 3/4 मेजोरिटी आपको चाहिए। तो जब 3/4 लोग अग्री करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये रेजोल्यूशन पास हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ऑब्वियस सा बात है, स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कराना आपके लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इट इज एज गुड एज कल को आपको एग्जाम में ये बोल दिया जाए कि आपको पास होने के लिए यू नीड मोर देन 50 मार्क्स एंड यू नीड 75 मार्क्स टू पास। तो ऑब्वियस सा बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 50 से ज्यादा लेकर आए होंगे बट 75 से कम होगा उनका स्कोर, तो वो सारे स्टूडेंट्स फिर फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, बहुत सारे डिसीजंस जो है जिनको एसआर के लिए बोला गया है उसमें 75% दैट इज 3/4 चाहिए, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में मोर देन 50% चाहिए। अब एंट्रेंचमेंट वाले प्रोविजन में आप क्या कर सकते हो, आप अपने आर्टिकल्स में ये डाल सकते हो कि कुछ जगह कंपनी एसआर की बजाय वहां पर एक हायर लिमिट रख देगी। जैसे कंपनी बोल देगी
हमें 90% का अप्रूवल चाहिए। देखो एसआर तो 3/4 यानी कि 75% से रेजोल्यूशन पास होता है, बट कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जिसमें कंपनी को कितने परसेंट रेजोल्यूशन चाहिए होगा, 90%। तो अगर 90% का रेजोल्यूशन आएगा तो हम बोलेंगे कि ये रेजोल्यूशन पास है, अदरवाइज हम यहाँ पर रेजोल्यूशन को पास नहीं मानेंगे। तो ये हो जाता है आपका एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, राइट, दैट आर्टिकल्स विल बी altered or certain provisions which will be then which will is going to be more restrictive। जैसे मैंने आपको बताया OR से ज्यादा restrictive SR है, SR से भी ज्यादा restrictive क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है ना, 50 से ज्यादा वाला पास। फिर हमने बोला नहीं, जिसको 75 या उससे ऊपर आया वो पास, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे। कल को हमने बोल दिया कि नहीं, 90 से 90 या उससे ज्यादा लाया हुआ स्टूडेंट वही पास होगा, तो ये तो फिर और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 90 लेकर आना और भी डिफिकल्ट होगा। तो कंपनी के अंदर भी ऐसा है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसमें हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अग्री करें, तो हम एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन उसके अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। अब कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करे अपने आप को तो उसी टाइम एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल दे, या फिर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, अगर एक पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो सारे के सारे मेंबर्स अग्री कर जाएंगे और एंट्रेंचमेंट का प्रोविजंस को यहाँ पर डाल देंगे। तो ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखो की डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो ये आप एक रीड कर लेना। इसमें एक ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि अल्ट्रा वायर्स के अंदर क्या रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो वो हो गया अल्ट्रा वायर्स। अब अल्ट्रा वायर्स का ये मतलब हो गया दैट ये कंपनी को आप मतलब इसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते, दिस कैन नॉट बी रेटिफाइड। लेकिन अगर आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करो तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज, इट्स बेसिकली नॉट अल्ट्रा वायर्स एक्ट, इट्स कॉल्ड एज इंट्रा वायर्स एक्ट। मतलब अगर कोई भी चीज आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड कर दिया तो ये हो जाएगा आपके लिए रेटिफाइड, दिस कैन बी रेटिफाइड बट दिस कैन नॉट बी रेटिफाइड। तो आपको ये ध्यान रखना, एक ये मेजर डिफरेंस है, बाकी तो इट इज ऑल फाइन। और जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइड वर्ल्ड, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड द मैनेजमेंट। फिर आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपके अल्ट्रा वायर्स का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पर आपका क्या रहता है कि लोगों को सबको पता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दोनों ही क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो कोई भी उसको यहाँ पर अज्यूम कर ले कि भाई ये मैं पढ़ के ही आया हूँ, और ये लॉ प्रिज्यूम करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो आप पढ़ के ही वहां पर आए हो कंपनी के पास, राइट। तो ये आ जाता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अगर आप देखो तो ये हो जाता है एक्सेप्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यहाँ पर बेसिकली एक आउटसाइडर को प्रोटेक्शन दिया जाता है और उनको ये बोला जाता है कि देखो भाई, आप कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी वहां पर अगर डेफिशिएंसी रहा, उसके लिए आउटसाइडर यहाँ पर लाइबल नहीं होगा। तो आप सिंपल ध्यान रखना कि अगर हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्शन देता है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। और अगर आप यहाँ पे बात करते हो इंडोर मैनेजमेंट का, तो इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन देता है टू द आउटसाइडर्स ऑफ द कंपनी। देखो एक सिंपल सा पॉइंट है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि कंपनी इज गोइंग टू प्रिपेयर ऑटोमोबाइल्स, और आपने जब कंपनी में पैसे लगाए तो आपने यही सोच के पैसे लगाए कि ये कंपनी तो सिर्फ ऑटोमोबाइल्स के अंदर ही पैसा लगाएगा। अब आपके पैसे ऑटोमोबाइल्स की बजाय किसी और बिजनेस में लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पर गलत हो रहा है। आप भले ही बाद में अग्री कर जाओ बट ये गलत बात हो रहा है, इसी के लिए उस ट्रांजैक्शन को क्या मान लिया जाता है, वॉइड, राइट। इट और इंडोर मैनेजमेंट में क्या रहेगा, इंडोर मैनेजमेंट में एक आउटसाइडर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसने मेमोरेंडम को पढ़ लिया, आर्टिकल्स को पढ़ लिया। अब कंपनी में सपोज जो रेजोल्यूशन पास करना था, हमने अभी देखा था बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। अब सपोज करो ये रेजोल्यूशन आपने बराबर पास नहीं किया, सपोज करो आपने एसआर पास करवा दिया ये बोल के कि खाली 73%, जबकि 73% लोगों ने वोट किया था फेवर में, पर आपने बोला कि नहीं एसआर पास हो गया है, ठीक है, और आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो। बाद में कोई आके ये बोलता है अरे ये तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि एसआर तो बराबर पास हुआ ही नहीं था, क्योंकि सिर्फ 73% लोगों ने ही अग्री किया था और बाकी लोगों ने अग्री नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बोला जाएगा दैट लिसन, ये आपके कंपनी के अपना मैटर है,
ठीक है, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन बोल के ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे से एंटर करवाया, तो आई हैव रीजनेबल रीजंस टू बिलीव दैट इट इज करेक्ट। अब ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास करा मीटिंग में, मैं तो वहां पे था नहीं, और ना ही ये कोई पब्लिक मीटिंग था कि मैं काउंट कर सकूं कितनों ने फेवर में वोट किया कितनों ने नहीं किया। सी दिस यू कैन नॉट से फॉर योर आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वाई? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो आप कोई भी उसको रीड कर सकता है। लेकिन रेजोल्यूशंस को तो आपको आउटसाइडर्स को एक्सेस मिलेगा नहीं, तो मैं तो कंपनी के ऊपर ही विश्वास करूंगा, और उसके ऊपर विश्वास करके मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया। तो बाद में आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो रेजोल्यूशन था ये वैलिड नहीं था, वो इनवैलिड था, या ये डायरेक्टर को हमने अलाउ नहीं किया था, उसको नहीं किया था। यहाँ पर आउटसाइडर्स को एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा कि कल को उसको नुकसान यहाँ पर नहीं हो। और इसको टरकांड रूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये केस हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टरकांड के अंदर, जिसमें रॉयल ब्रिटिश बैंक ने एक कंपनी ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को एक बॉन्ड साइन करके दे दिया था 2000 पाउंड का, और बाद में जब ये बॉन्ड को एनफोर्स किया गया तो कंपनी बोलती है कि यार ये जो बॉन्ड हमने इशू किया था ये बॉन्ड वैलिड ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑथराइज नहीं था प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बराबर नहीं था, स्पेशल रेजोल्यूशन बराबर नहीं था, इस तरह से करके वो लोगों ने बोलने लगे कि ये तो गड़बड़ है, जो सील था वो भी बराबर नहीं है डायरेक्टर ने। अब यहाँ पर क्या बोला क्या कि ये सब कुछ भी नहीं माना जाएगा, वो कंपनी का अपना इंटरनल अफेयर का प्रॉब्लम है, एंड दैट इज कंपनीज प्रॉब्लम। सो यू कैन नॉट मेक आउटसाइडर लाइबल फॉर योर कंपनीज प्रॉब्लम। और इस बॉन्ड को फिर एनफोर्स किया गया, और रॉयल ब्रिटिश बैंक ने 2000 रुपीज 2000 पाउंड जो था वो अपना पूरा यहाँ पर रिकवरी किया। इसीलिए इसको कई बार टरकांड रूल बोलते हैं। हावेवर इसके 3 एक्सेप्शंस है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये इरेगुलरिटी है, ये बॉन्ड जो साइन किया गया ये बराबर नहीं है, ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बराबर से पास नहीं हुआ, या जो भी अथॉरिटी था, और फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, तो फिर बेसिकली यहाँ पर आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता था कि इरेगुलरिटी फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो इट इज योर बैड। देन अगर आपको डाउट हो सकता है, सी ट्रांजैक्शन इस तरीके से है जहां पर आपको डाउट हो सकता है कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। सो कैविएट एम्प्टर में कैसे रहता है कि यू हैव टू बी अलर्ट, वैसे यहाँ पर भी आपको बोला गया यू हैव टू बी अलर्ट, लेकिन अगर आप अलर्ट नहीं रहते और आप नेग्लिजेंटली ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो, तो फिर यहाँ पर आपके लिए इट्स योर बैड एंड यू विल अगेन हैव टू बेयर द लॉस। एंड देन इफ इट इज फॉर्जरी, मतलब किसी डायरेक्टर का साइन किसी ने गलत तरीके से कर दिया, किसी ने जाली सिग्नेचर कर दिया, तो यहाँ पर इसको फॉर्जरी माना जाएगा, और फॉर्जरी के अंदर आप कंपनी को लाइबल नहीं कर सकते। इस तरह से तो सपोज करो कोई चेक ले, मेरे चेक के ऊपर कोई गलत सिग्नेचर कर दे, मतलब मेरा ही सिग्नेचर जाली सिग्नेचर कॉपी करके बैंक से पैसे निकाल ले, तो आई कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट। क्यों? क्योंकि ये जो सिग्नेचर है ये सिग्नेचर मेरा है ही नहीं, किसी और ने जाली सिग्नेचर किया, तो आप मेरे बैंक से, मतलब हाउ कैन आई बी मेड लाइबल फॉर दैट लॉस। तो सेम थिंग गोज हियर कि अगर किसी ने डायरेक्टर के सिग्नेचर जाली यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए, तो इन दैट केस यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से मतलब आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर कंपनी को ही प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर कंपनीज एक्ट आल्सो। सो अभी तक 21 लेक्चर्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, राइट?